Hello aspirants, welcome to Sadhya. We all know that UPSC has been divided into three stages: prelims, mains and interview. In prelims, where we need to solve MCQs, on the other hand, in mains examination, we need to write descriptive answers. अब क्या होता है कि जो ये सेकेंड स्टेप है, एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा हर्डल होता है. इस हर्डल को हम सॉल्व दो तरीकों से कर सकते हैं. पहला, निरंतर अभ्यास, दैट इज कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस, एंड सेकेंडली प्रॉपर गाइडेंस. एक और महत्वपूर्ण चीज मेंस एग्जाम से रिलेटेड, एक्चुअली मेंस के एग्जाम के बेसिस पे ही हमारी रैंक निर्धारित होती है. ये निर्धारित होता है कि हम इंटरव्यू क्रॉस करके कौन सी सर्विसेज में जाने के लायक हैं. यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि वो मेंस एग्ज़ाम ही है जो न सिर्फ हमारी रैंक बल्कि मेरिट भी डिसाइड करता है. प्रीलिम्स आपके लिए सबसे पहला स्टेप होता है, बट वो आपकी मेरिट नहीं निर्धारित करता, वो आपका सिलेक्शन मेंस पर निर्धारित करता है. उसके मार्क्स फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ते, बट मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. जैसा कि हमें पता है, there are total 9 papers we are going to face in mains examination. हमारे लेक्चर में जिसमें हमने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप यूपीएससी डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बताया भी हुआ है कि वो 9 पेपर्स कौन कौन से होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं. एंड आउट ऑफ दैट 9 पेपर्स, 7 पेपर्स आर दोज पेपर्स विच आर गोइंग टू डिसाइड आवर मार्क्स, बिकॉज 2 पेपर्स आउट ऑफ देम इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर. अब जो हमारी मेरिट डिसाइड होती है वो उन 7 पेपर्स के बेसिस पर होती है जिनका टोटल मार्क्स 1750 यानी कि 1750 मार्क्स होते हैं. इन 1750 मार्क्स में से हमने जितना स्कोर किया होगा उसके बेसिस पे हमारी मेरिट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप डिसाइड होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं due to their poor writing skills and less practice and ignoring the facts depending on the mode of writing. So अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अच्छी मेरिट लाना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरिट अच्छी होगी, जब मार्क्स अच्छे होंगे, तभी आपको अच्छी रैंक भी मिलेगी. सिर्फ यूपीएससी क्वालिफाई थोड़ी करना है हमें तो जो टॉप की पोस्ट हैं, दैट इज आईएएस, आईपीएस, वी हैव टू सिक्योर दैट. इसके लिए कुछ 3 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं while attempting mains question. Number 1, understand the need of the question. Number 2, get the keyword. Number 3, stick to the word limit. ये 3 ऐसे weapons हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे शस्त्र हैं जिनके आधार पर हम यूपीएससी का पूरा युद्ध, मेंस एग्जामिनेशन का पूरा वॉर जीत सकते हैं. अगर आप कभी मेंस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आप ये चीज नोटिस करेंगे कि लगभग सारे ही क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, इवैल्यूएट, एन्यूमरेट, एनालाइज, एटसेट्रा एटसेट्रा. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस में ऐसे कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं. अब यूपीएससी ऐसे ही थोड़ी कीवर्ड्स डालता है, उसका कोई मुद्दा होगा, कोई मोटिव होगा. जी हाँ, दीज कीवर्ड्स ओनली इंडिकेट अस इन व्हाट डायरेक्शन वी नीड टू राइट आवर आंसर. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में आपसे डिस्क्राइब करने को पूछा है और आप वहां पर क्रिटिकली इवैल्यूएट करने लग गए, तो आपका आंसर एक गलत दिशा में जा रहा है और जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है. आई एम श्योर बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें इन वर्ड्स का डिफरेंस नहीं पता होगा कि किस एंगल में हमें, अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, कोई कीवर्ड छिपा हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें अपना आंसर किस डायरेक्शन में ले जाना है. बट इफ यू वांट टू एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन, स्पेशली द जीएस पेपर, you have to excel with these words. So if you want to excel in this examination, gain as much marks required to decide your top merit, so you'll have to understand the key points of answer writing. Rule number 1, when we are attempting a mains question, the very first step is to understand the question. Read the question properly and understand the need of the question by
catching that particular keyword. I am going to give you a short description of all the keywords that are mostly used in the examination. सबसे पहला है comment. इसके लिए हमें ध्यान में कुछ चीज़ें रखनी है. जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आप अगर comment दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले ये निर्धारित करना है कि आप सेंटेंस के फॉर में हो या अगेंस्ट में. एंड सेकेंड नीड इज प्रोवाइड आर्ग्यूमेंट्स so that to support your opinion with examples, facts and everything. अगर critically comment दिया है तो remember the basic rule, आपको for के भी points रखने हैं और against के भी points रखने हैं और दोनों ही points को valid arguments के साथ support करना है जो भी आपका opinion है. जो दूसरा हमारा मुद्दा है वो है keyword examine. अगर क्वेश्चन में एग्जामिन दिया है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि यहां पर आपको इंडिकेशन दी जा रही है टू प्रोब डीपर इनटू द टॉपिक. और जो दूसरा स्टेप आप एग्जामिन के क्वेश्चंस में लेंगे वो ये कि सपोर्ट योर आंसर विद द की फैक्ट्स लाइक कॉजेस, इंप्लीकेशंस, वे फॉरवर्ड्स एंड सजेशंस. नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है डिस्कस, मेंशनिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव. नेक्स्ट कीवर्ड इज इवैल्यूएट. यहां पर थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इवैल्यूएट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है. नंबर 1, असेस बोथ द साइड्स ऑफ द स्टेटमेंट और टॉपिक. सेकेंडली, मेंशन द वर्दीनेस और यूजफुलनेस ऑफ द टॉपिक. थिर्डली, मेंशन द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ द टॉपिक. एंड इन केस ऑफ क्रिटिकली इवैल्यूएट अगर क्वेश्चन में है तो along with the points we have discussed here, you will also have to add the value of the topic. Next keyword is very simple, it is analyze. यहां पर जो हम सबसे पहली चीज करेंगे वो है break out of the topic. जो next step होगा वो है examine the each separate part briefly. इसके बाद वाला और easy keyword है that is explain. Very simple rule for explain, we have to follow the WH family. यहाँ पर you have to give clear reasons of what, how and why something is happening or has happened. Next keyword is elucidate. Elucidate में we have to make clear what earlier was confusing. In this question, we will follow the format of bringing clarity, cite evidences, support with examples and give facts, etc. Next keyword is substantiate. Substantiate में we have to give evidence in support of what is being said. That is, cite reports, facts, events, timeline, etc. Our last keyword is note. This is one of the most easiest keyword. In note, we have to summarize हमारा सारा ज्ञान. Means what, when, how, why, where, everything we have to summarize under the note keyword section. Now coming to the next step of answer writing. अब क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तो हमारे पास बहुत कंस्ट्रेंट टाइमलाइन होती है. So before entering the examination hall, our mind should be trained to quickly identify and adopt the nature of the question. So जो 3 घंटे हमें आंसर लिखने के लिए मिले होते हैं उसमें मैक्सिमम पार्ट should be spent on thinking and writing the answer, that is the execution part, not on question reading. क्वेश्चन रीड करिए, समझिए एंड जो उसका बाकी टाइम पीरियड है वो क्वेश्चन को एनालाइज करके थॉट बना करके उसको लिखने में हम लगाएंगे. होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं बट उन्हें इन सटल कीवर्ड्स का डिफरेंस नहीं पता होता है और वो एक जनरल आंसर लिख देते हैं जिसकी वजह से उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं. सो इन ऑर्डर टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स I will always suggest you to have a deeper understanding of the keywords and that will only come with the continuous practice. अब बात करते हैं हम structure of the answer की. किसी भी आंसर को 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है. नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 बॉडी एंड नंबर 3 कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन पार्ट जो सबसे पहले आता है दैट इज वेरी मस्ट एंड इट शुड बी वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में आप रीडर को ये इन्फ्रेंस देने जा रहे हो कि वो बाकी के आंसर में क्या पढ़ने जा रहा है. रिमेंबर, इंट्रोडक्शन इज नॉट द समरी ऑफ योर आंसर बट इट रीड्स द रीडर in a clear manner. So
You don't have to write your summary, but you have to introduce your whole answer in the introduction part. In the next part, that is body part, we will deal with the thesis of the answer. What answer deal with? What is the main need of the question? जो हमारे डायरेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं हम उसको लेकर चलते हैं अपने बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर. नेक्स्ट ट्रिक जो आपको आंसर राइटिंग की है वो ये कि आप अपने आंसर को पार्ट्स में डिवाइड करिए, स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में डिवाइड करें. जब आप 2-3 पैराग्राफ लिख चुके हों तो प्लीज एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेना, सो दैट यू विल एंश्योर कि जो क्वेश्चन में पूछा है आप वही लिख रहे हो. द इंट्रोडक्शन, द बॉडी पार्ट and the conclusion should lead in a manner that एक logical conclusion निकल कर आ सके. Then coming to the last part of the answer, that is conclusion. Don't repeat the question or the summary of your answer in the conclusion. Again I am saying what you have to write in the conclusion is if there is negative and positive parts, get one negative, get one positive, write it and suggest one way forward or a suggestion रिलेटेड टू दी क्वेश्चन गिवन. अब ऐसा भी नहीं है कि हर वक्त आपको वे फॉरवर्ड जो है वो कंक्लूजन में ही बताना है. जी नहीं, वे फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन के बॉडी पार्ट के खत्म होने पर और कंक्लूजन के स्टार्ट होने से पहले बताना है. एंड इन कंक्लूजन पार्ट रिमेंबर आपको 1 या 2 पॉइंट्स अपने बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर से लेने हैं और उसी के साथ आपको अपना आंसर कंक्लूड करना है कि ठीक है चलो ऐसा भी हुआ, बट अगर हम ये अप्रोच अपनाते तो बहुत अच्छा हो सकता था. एन एडवाइस टू यू दैट डू नॉट यूज jargon, डोंट बी ओवरडोज, डोंट यूज वेरी फ्लावरी और ऑर्नामेंटल लैंग्वेज. सिंप्लिसिटी विंस द हार्ट. फाइनली आई वुड लाइक टू एडवाइस यू that when you write an answer, you answer it and do not dump the facts. Don't exhibit the superfluous knowledge and end up getting mediocre marks. Rather, use this simplicity means answer your question in a very simple format and get very good mark. I am inviting you to join our official Telegram channel, Sadhya, the Absolute Aim, and avail all the resources related to UPSC CSE examination. We are already successfully running a batch for mains answer writing program where students are seeing a vast change in their answer writing. Our students used to write answers on daily basis and the next day they get feedback from the educators. Also, do not forget to like the video and subscribe our YouTube channel for more educational video lectures. Thank you. जय हिंद, जय भारत.